Om Shanti. I am Counselor Sudhendu Mishra. Today we are going to discuss regarding the process of counseling. आज हम परामर्श की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करेंगे कि परामर्श प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, उसके कितनी स्टेजेस होती हैं, आदि आदि। सर्वप्रथम हम लोग परामर्श की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं कि परामर्श प्रक्रिया से हमारा अर्थ निरंतर होने वाले परिवर्तन से है या सेवार्थी के व्यक्तित्व में अपेक्षित दिशा में जो परिवर्तन होने चाहिए उससे है। परामर्श की प्रक्रिया में जिस तरह के परिवर्तन अपेक्षित हैं, संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। सेवार्थी में जागरूकता, अपेक्षित दिशा में व्यवहार में परिवर्तन जिसके द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की जा सके, अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं को समझना। प्रक्रिया शब्द परामर्श के सार तत्व में समाया हुआ होता है। प्रक्रिया जानी पहचानी एक श्रृंखला होती है, एक घटना होती है जो समय के साथ घटित होती रहती है। प्रक्रिया में प्रगतिशील अवस्था में एक दो पर प्रभाव पड़ता रहता है। इसका एग्जाम्पल है किसी भी प्रकार के शारीरिक जख्म, जैसे शरीर में टांग की हड्डी टूट जाती है तो टांग की हड्डी टूट जाने की भी एक जानी मानी प्रक्रिया होती है। मनुष्य के विकास में जन्म से लेकर मृत्यु तक की भी एक जानी मानी प्रक्रिया होती है। इसी तरह प्रक्रिया में अवस्थाएं सभी मनुष्य के लिए समान होती हैं, लेकिन फिर भी इनमें से प्रत्येक अवस्थाओं में जो कुछ होता है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए बेजोड़ होता है। परामर्श की प्रक्रिया में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से घटित होती रहती हैं। परामर्शदाता और सेवार्थी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इसलिए इन लोगों का आपस में संपर्क कराया जाता है, आपस में इनको परिभाषित किया जाता है। सेवार्थी कहाँ है, अर्थात सेवार्थी कहाँ पर है, उसका जीवन कहाँ पर है, इस बारे में बातचीत होती रहती है। उसके बाद वार्ता शुरू होती है। उसके बाद वार्ता शुरू होने के बाद फिर हम उनको जो लक्ष्य होता है उसको हम परिभाषित करते हैं और लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उसको हम चुनाव करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति होता है, उसको दो प्रकार की जॉब ऑफर होती है और उसमें से कौन सी जॉब को उसको स्वीकार करना है वो उसके ऊपर होता है। अभी हम 3 प्रकार की प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करेंगे। पहला है संबंधों में निर्माण करना या समस्या का मूल्यांकन करना, बिल्डिंग एंड प्रॉब्लम असेसमेंट। पहली स्टेज में परामर्शदाता और क्लाइंट एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे अनभिज्ञ होते हैं। इस कारण से जो क्लाइंट होता है वो अपने बारे में कुछ भी बताने में हिचकिचाता रहता है, डरता रहता है कि यदि मैं कुछ बात ऐसे बताऊंगा तो जो हमारे परामर्शदाता उनको हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, उनका हमारे प्रति क्या व्यवहार रहेगा, इस बारे में वो सोचता रहता है। तो सबसे पहले परामर्शदाता की ये ड्यूटी होती है कि वो क्लाइंट को अच्छी तरह से समझाए कि भाई जो कुछ भी है आप बेफिक्र रहिए, आप मुझे अच्छी तरह बताइए, हम किसी को नहीं बताएंगे। उसको पहले हमें फेथ जो है उसके रेपो बिल्डिंग करना ज़रूरी होता है। जब वो उसको हम अच्छी तरह से समझा देते हैं, वो हमारे विश्वास कर लेता है तो ईमानदारी से वो सब कुछ हमारे सामने बताता है। जब वो ईमानदारी से अपने सब कुछ हमारे सामने बता देता है
तो उससे जो हमारे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग है, परामर्श की प्रक्रिया करना ईजी हो जाता है और उसका ईजी से ईजी समाधान उसको मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि परामर्श प्रक्रिया में पहली जो स्टेज है उसमें जो परामर्शदाता होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है। उसमें क्लाइंट के लिए उसकी पहली ये ड्यूटी ये होती है कि उसको जो है उसके ऊपर गौर करना है, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके एक्शन कैसे हैं, वो क्या बोल रहा है, कौन से कर्म कर रहा है, किस तरह कर रहा है, किस तरह के कपड़े पहन रहा है, उस पर हम उसके लिए बातचीत करते रहते हैं, उस पर गौर करते हैं। और मौखिक और व्यवहार के ऊपर भी हम उसके ऊपर गौर करते रहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो आती है सेकंड स्टेज, द्वितीय अवस्था जिसको हम कहते हैं गहराई से खोज करना। तो द्वितीय अवस्था में हम सेवार्थी को समस्याओं के बारे में बताते हैं और सेवार्थी को भी सेकंड स्टेज में समस्याओं को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए और जो उसको दिशा निर्देश मिलते हैं उसको धारण कर लेना चाहिए। सेकंड स्टेज में परामर्शदाता के द्वारा जो राय दी जाती है वो क्लाइंट को बाध्य नहीं होती है, उसका इच्छा है चाहे वो उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे या आंशिक रूप से कोई भी वो परिवर्तन कर सकता है। सेकंड स्टेज में हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि जो भी समस्या आपके सामने आई है वो समस्या कोई बड़ी बात नहीं है, कई लोगों के पास समस्या आई है, उस समस्या को उन्होंने समाधान पाया है और आप भी समस्या का समाधान अब इसको भी आप पा लेंगे। इसलिए आप बेफिक्र होकर के जो बता रहे हैं हमारे परामर्शदाता उस पर आप गौर कीजिए। अब आप देखेंगे परामर्श की दूसरी अवस्था में क्या होता है, परामर्श का केंद्र बिंदु सेवार्थी को बताने लगता है और इस बात से भी खतरा उसको नहीं होता है कि जो कुछ बोल रहा है उसका आरोप उस पर पड़ेगा। दूसरी अवस्था में हम ये देखेंगे कि परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच मूल्यांकन करना और निवारण करने के ऊपर एक सहमति हो जाती है। मूल्यांकन करने का अर्थ है किसी चीज़ को जानकारी इकट्ठा करना, परिकल्पना का अर्थ होता है उसकी जांच करना। तो हम यहाँ पर क्लाइंट के इतिहास को देख करके उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी समस्याएं हैं, उसको देखते हुए, उसके समझते हुए हम उसको अच्छी तरह से उसके समस्या का समाधान करते रहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी अंतिम जो इसकी स्टेज होती है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग की, वो होती है क्रिया के लिए प्रतिबद्धता। तो यहाँ पर क्लाइंट के लिए परामर्शदाता जो होते हैं वो कुछ विशिष्ट लक्षणों को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके द्वारा हम उसको जीवन में उनको धारण करने के लिए कहते रहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्लाइंट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी बातें पहली स्टेज और दूसरी स्टेज के अंतर्गत उसके सामने आई है अब उनको उसको अच्छी तरह से धारण करके अपने जीवन में सफल करना है। अब पहली और दूसरी स्टेज के अंदर जो हमारे क्लाइंट है वो जानता है कि जो भी पहली और दूसरी स्टेज में जो भी उसको समझाया गया है, जो भी डिस्कशन हुआ है, अब उसको अपने जीवन में व्यवहार में उतारना है। तो ये आज हमने 3 स्टेज के बारे में बातें किया। तो जिससे बातें करने से कि जो 3 स्टेज को भी हमारा जो क्लाइंट होते हैं उनको पास करना होता है और 3 स्टेज को पास करने के बाद उनकी जो लाइफ होती है वो खुशहाल हो जाती है, ज़िंदगी को जीने लायक बन जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीते रहते हैं। तो आज आप लोग जानते हैं कि जैसे नया साल है तो नया साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल होता है। तो आप लोगों सबको हमारी तरफ से नए साल पर बधाई हो। तो नए साल में आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा व्यस्त रहिए। ओम शांति।